माया और उसके परिवार वाले डरे हुए थे कि सुशांत और अंजलि रानी उनसे कार की पूरी रकम वसूलने आएंगे या फिर उन्हें उनके सामने घुटने टेकने होंगे। माया बहुत टेंस थी क्योंकि वो कार की कीमत के 4 करोड़ नहीं जुटा पाई थी। केतन की हालत भी खराब थी, लेकिन जब सुशांत और अंजलि दोनों जायसवाल मैंशन पहुंचे तो माया और बाकी घर वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि वो दोनों आज यहाँ माया और बाकी जायसवाल्स को झुकाने नहीं बल्कि खुद उन लोगों से अपने किए की माफी मांगने आए थे। पवन और यामिनी एकदम हैरान थे। माया को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे और इस सब का क्या मतलब निकाले। वहीं दूसरी तरफ केतन, जिसे कार्तिक ने मदद करने का वादा किया था और जो अब तक कार्तिक को मैसेजेस और कॉल्स कर रहा था, लेकिन कार्तिक का कोई जवाब नहीं आ रहा था, वो केतन भी एकदम हैरानी में था। लेकिन उसे ये समझ में आ गया था कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। बस केतन ये समझ पाने में नाकामयाब था कि कार्तिक ने ये किया तो किया कैसे। इसी सोच में डूबे हुए उसने सामने देखा जहां सुशांत ने पवन से हाथ जोड़कर और झुककर माफी मांगी और अंजलि को भी इशारा किया अपने किए का पछतावा जाहिर करने का। अंजलि ने भी हाथ जोड़े और झुककर सभी से माफी मांगी। केतन ने देखा कि अंजलि के हाव भाव में ईमानदारी थी और समझ आ रहा था कि वो दिल से शर्मिंदा है और तहे दिल से माफी मांग रही है। तभी केतन ने देखा कि सुशांत आगे बढ़कर पवन के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं माफी मांगने के लिए आप सभी लोगों के लिए ये सभी उपहार भी लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन्हें स्वीकार करेंगे और जो हुआ उसे भूल जाएंगे। मैं अपने और अपनी बेटी अंजलि की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी। ये कहकर सुशांत ने पवन और बाकी लोगों के रिएक्शंस का वेट नहीं किया और मुड़कर अपने सेक्रेटरी को इशारा किया और बाहर से उपहार लाने के लिए कहा। सेक्रेटरी ने हाँ में सर झुकाया और बाहर चला गया। तभी पवन ने सुशांत से कहा, मिस्टर रानी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये सब करके आप प्लीज हमें शर्मिंदा ना करें। सुशांत ने आगे बढ़कर पवन के हाथ पकड़ लिए और उन्हें नीचे करते हुए कहा, शर्मनाक हरकत तो हमसे हुई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पवन कुछ और कह पाता इससे पहले ही सुशांत का सेक्रेटरी बाहर से काफी सारे गिफ्ट बॉक्सेस हाथ में पकड़े अंदर आया। सुशांत ने वो सभी तोहफे उससे लिए और सम्मान पूर्वक उन्हें पवन को सौंप दिया। सेक्रेटरी जो केयर टेकर के साथ पिछली बार यहाँ जायसवाल मैंशन में आया था, उसके पास अब वो अभिमानी रवैया नहीं था जो तब था जब वो पहली बार यहाँ आया था। इस समय वो डर से कांप रहा था। उसे डर था कि पिछली बार जो हुआ उसके लिए माया और अन्य लोग उसे दोष देंगे और फिर महागुरु के क्रोध का सामना उसे करना पड़ेगा। सेक्रेटरी और केयरटेकर दोनों को पता था कि रानी मैंशन में रानी परिवार और उनके सबसे शक्तिशाली रक्षक राका के साथ क्या हुआ था और उसी वजह से उनका डरना बिल्कुल लाजमी था। पवन ने उपहार बॉक्स खोला और अंदर अलग अलग प्रकार के हीरे जवाहरातों के सेट देखे। पवन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने चौंक कर यामिनी की तरफ देखा। यामिनी भी वो सभी गहने देखकर हैरान रह गई। उन सभी गहनों की कीमत करोड़ों में थी और इतने महंगे गहने रानी परिवार इन्हें मुआवजे के उपहार के रूप में दे रहा था। ये देखकर पवन, यामिनी और अन्य लोगों को काफी आश्चर्य हुआ। यदि आपका परिवार भविष्य में मजबूत हो जाता है, शक्तिशाली परिवारों में से एक कहलाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप रानी परिवार के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। मैं यहाँ इसी इच्छा को व्यक्त करने के लिए आया हूँ कि रानी परिवार आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार निश्चित रूप से जायसवाल परिवार का एक अच्छा दोस्त बन जाए। ये कहते हुए सुशांत ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और पवन के सामने कर दिया। हमने अपने आप पर और हमारी पिछली सभी कार्यवाहियों पर
गहराई से विचार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपनी सारी पिछली शिकायतों से छुटकारा पा सकते हैं। सुशांत भी ये करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे। कार्तिक के गुस्से को शांत करने के लिए सुशांत ने अपना रवैया कंट्रोल किया और उसे जायसवाल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से अच्छा तरीका समझ नहीं आया। पवन ने अचंभे में सुशांत से हाथ मिलाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से सुशांत राणे और उसकी बेटी अंजलि राणे में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। लेकिन फिर वो ये सोचकर निश्चिंत हो गया कि जैसे भी जिस भी वजह से हुआ हो, बस आखिरकार ये मामला खत्म हो गया था। मामला खत्म होते ही सुशांत और अंजलि वापस जाने के लिए मुड़े। सुशांत और उसकी बेटी ने जाने से पहले उन दोनों ने माया को एक गहरी नजर दी। जाहिर है महागुरु जिस लड़की को पसंद करते थे वो माया जायसवाल थी, और जब जाते जाते उन दोनों ने माया को इस तरह देखा तो माया ने भी उनकी तरफ नजर मारी और उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर वो दोनों उसे इस तरह क्यों देख रहे थे। सुशांत और अंजलि के चले जाने के बाद भी किशोर जायसवाल के विला में माहौल शांत नहीं हुआ था। ये सब आखिर हो क्या रहा है? जो राणे परिवार कल तक हमें नीचा दिखाने के लिए इतना बेताब था, जो हमें घुटनों के बल बैठे देखना चाहता था, उसी परिवार का मुखिया और उसकी बेटी आज यहां आकर हमारे साथ इतने सम्मानजनक तरीके से क्यों पेश आ रहे थे? पवन ने सुशांत के द्वारा दिए गए उन कीमती गहनों की ओर देखा जिसने उसके दिल को हिला दिया था, और पूछने के अलावा वो कुछ नहीं कर सका। माया जो तब से यूं ही चुपचाप खड़ी थी, उसके लिए भी उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था, जो अभी कुछ देर पहले उसकी आंखों के सामने हुआ था। क्योंकि अंजलि भी शहर की 4 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। माया उसके बारे में जानती थी, और जितना माया ने सुना था, अंजलि काफी नकचढ़ी और अकड़ वाली लड़की थी। पूरा शहर जानता था कि अंजलि को झुका पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और वही अंजलि आज यहां उनके घर आकर उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगकर गई है। माया को लगा कि इसमें कुछ तो अजीब है। मामला उतना सिंपल है नहीं जितना दिख रहा है। और माया ने कहा, बात सिर्फ उनकी माफी, सम्मानजनक व्यवहार और महंगे तोहफों की नहीं है। यह मामला उससे भी ज्यादा उलझा हुआ है। आप लोगों ने सुना ना कि अभी अभी मिस्टर राणे क्या कहकर गए? यामिनी ने इंटरेस्टेड होते हुए पूछा। तो वो बहुत कुछ बोल कर गए। तुम कौन सी बात के बारे में कहना चाह रही हो? माया ने यामिनी की तरफ गंभीरता से देखा और कहा, इस बात से उनका क्या मतलब था कि हमारा परिवार मजबूत होने जा रहा है, और अगर हमारा परिवार शक्तिशाली हो जाता है तो हम उन्हें ना भूलें। दीदी, मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अब क्योंकि राणे परिवार को इस मामले की परवाह नहीं है, तो हमें भी इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए और सारी पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। पायल ने राहत की सांस ली और कहा, लेकिन माया को अब भी लग रहा था कि यह मामला इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। वो नहीं जानती थी कि क्या ये राणे परिवार की कोई साजिश थी या कुछ और इतने में केतन के फोन पर अचानक कार्तिक का एक मैसेज आया। क्या वो राणे परिवार के लोग माफी मांगने के लिए जायसवाल मैंशन आए? अगर नहीं आए तो बस एन टाइप करके भेज दो, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। मैं वापस राणे मैंशन जाऊंगा और उन्हें चेतावनी दूंगा। केतन ने मन ही मन सोचा, निश्चित रूप से ये कार्तिक का ही किया हुआ था, और ये सोचते ही वो चौंक गया। ये वो कार्तिक था ही नहीं जिसे वो 3 साल पहले तक जानता था। केतन को लग रहा था कि वो कार्तिक को जानता ही नहीं है। ये एक अनजान शख्स की तरह लगने लगा था उसे। क्या ऐसा हो सकता है कि शशांक बब्बर बिना सामने आए हमारी मदद कर रहा हो? यामिनी ने अनुमान लगाया, और उसका सोचना लाजमी था, क्योंकि बब्बर परिवार ही अकेला ऐसा परिवार था जिसके जायसवाल परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। केतन ने उपहास करते हुए कहा, शशांक बब्बर?
ये वही था ना जो राणे परिवार का नाम सुनते ही डर के मारे भाग गया था। ये उसकी मदद कैसे हो सकती है? यामिनी को भी ऐसा ही लगा। ये शशांक की मदद कैसे हो सकती है? शशांक ने अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में भागने का विकल्प चुना था। इससे माया का परिवार पहले से ही उससे नफरत करने लगा था। अभी सुशांत ने जायसवाल परिवार से कहा कि शक्तिशाली बनने के बाद वो उसे बिल्कुल ना भूलें। दूसरे शब्दों में, ये जायसवाल परिवार था जिसने हमारी मदद की, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे परिवार में उस तरह की शक्ति किसके पास है। माया एक दुविधा में थी। क्या ये माही माथुर हो सकती है? पायल ने कहा। माया ने माही को एक मैसेज भेजने की कोशिश की। उसने मूल रूप से सोचा था कि माही उसे जवाब नहीं देगी, लेकिन आखिरकार अंत में माही का जवाब आया, जिसमें उसने कहा कि माथुर परिवार ने इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है। इतना ही नहीं, उसे तो यह भी नहीं पता था कि जायसवाल परिवार ने राणे परिवार को नाराज किया था। ये भी नहीं तो फिर किसने हमारी मदद की है? माया ने थोड़ा मुंह फेर लिया। ये मामला तो थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही अजीब था। केतन धीमी आवाज में हंस पड़ा। वो माया को देख रहा था, जो अभी भी नहीं जानती थी कि वो कौन था जिसने उनकी मदद की और क्यों। लेकिन वो जानता था कि वो कार्तिक ही था जिसने उनकी मदद की थी। माया ने केतन को अपना मुंह ढके हुए और चुपके से हंसते हुए देखा। उसने कहा, तुझे क्या हुआ है? केतन ने जल्दी से सिर हिलाया। वो थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। क्या ये सन ऑफ नरसिम्हा का काम है? माया ने केतन से क्यूरियस होते हुए पूछा। पवन ने पूछा, अब ये सन ऑफ नरसिम्हा कौन है? वो स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप के एक महागुरु हैं। महागुरु? पवन एकदम से चौंक गया। उसने केतन की ओर देखा और कहा, तुम एक महागुरु को जानते हो? पहले क्यों नहीं बताया तुमने ये सब? केतन अवाक था। माया ने ऑलरेडी स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप के सन ऑफ नरसिम्हा के बारे में अंदाजा लगा लिया था। देखा जाए तो वो सच्चाई के बहुत करीब थी। हाँ, मैं उसे जानता हूं और बड़ी दीदी भी उसे जानती हैं। उसने दीदी को कुछ दिया भी था। केतन ने कहा। मैंने उसे अपने परिवार के बारे में बताया। केतन ने बात बनाई, क्या यह वास्तव में उसी ने किया है? माया ने अपने लाल होठों को काटा। एक महागुरु ने सच में उनकी मदद की थी। उसने पहले जायसवाल परिवार की माया को गोलियां दी थी और इस बार उसने राणे परिवार से बदला लेने के लिए जायसवाल परिवार की मदद की थी। बात यह है कि यह सब करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? पवन, यामिनी और पायल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे तीनों तो बस बहुत खुश हुए। उनके परिवार को वास्तव में एक महागुरु के बारे में पता चला था। अगर ऐसा होता तो जायसवाल परिवार का मुख्य परिवार भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका मतलब सच में जैसा कि सुशांत राणे ने कहा था, उनका परिवार मजबूत होने वाला था। जब पवन ने किशोर जायसवाल को बताया कि उसका परिवार एक महागुरु को जानता है, तो किशोर जायसवाल का चेहरा उत्साह से खिल उठा। वो माया और केतन को उस सन ऑफ नरसिम्हा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और उसे कभी नाराज ना करने के लिए कहता रहा। जायसवाल परिवार उससे और भी अधिक बातचीत कर सकता था। उनके परिवार के समर्थन में एक महागुरु था और अब जायसवाल परिवार के मुख्य परिवार में एक अद्वितीय स्थिति रखने के लिए उन्हें बब्बर परिवार के साथ विवाह गठबंधन की आवश्यकता नहीं थी। बब्बर परिवार निश्चित रूप से महागुरु से कमतर था। उस महागुरु की वजह से राणे परिवार ने उनके परिवार के आगे सिर झुका लिया था। तुरंत पवन, यामिनी और अन्य लोगों ने महसूस किया कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं। मिकी, अगर तुम दोनों के पास समय हो तो उस महागुरु से मिलो और उसे हमारे परिवार की ईमानदारी के बारे में बताओ। पवन खुशी से उछल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनका उस महागुरु के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। ईमानदारी के बारे में? और मामला दूसरा हुआ तो? अगर वो व्यक्ति मेरी बहन को पसंद करता है तो क्या हम उसे अपनी बहन देने जा रहे हैं? केतन ने पवन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। माया ने केतन को घूरते हुए देखा।
कहा, ये तो किस बारे में बात कर रहा है? महागुरु पहले से ही एक बूढ़ा आदमी है, वो मुझे क्यों पसंद करेगा? क्या होगा अगर वो व्यक्ति युवा लड़कियों को पसंद करता हो तो? माया केतन की बात सुनकर दंग रह गई। जायसवाल परिवार में ऐसा क्या था जिससे महागुरु ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया? क्या माया इस बात की जड़ तक पहुंच जाएगी कि उसकी मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि कार्तिक है?